नमस्कार, 22 की बिसात देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। आजम खान की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गई हैं। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में सांसद, पत्नी और बेटे पर चार्ज फ्रेम हुआ है। अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र का यह पूरा मामला है। एमपी एमएलए कोर्ट ने आरोप तय कर लिए हैं। तो यह इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, परिवार समेत आजम की दिक्कतें एक बार फिर से बढ़ गई हैं। आरोप तय हो गए हैं। एमपी एमएलए कोर्ट का आदेश है। 22 की बिसात में इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र का मामला आपको याद होगा, बड़ा पुराना मामला है। उसके बाद से इनकी सदस्यता भी रद्द हुई थी अब्दुल्ला आजम की। उसके बाद में इनकी रिहाई हुई थी। तंजीन फातिमा को आप तस्वीरों में देख रहे हैं, इनकी पत्नी आजम खान की परिवार सहित एक बार फिर से मुश्किल में पड़ते नजर आ रहे हैं। रामपुर से सपा के सांसद, सपा के बड़े कद्दावर नेता एक बार फिर से मुश्किल में पड़ते नजर आ रहे हैं। एमपी एमएलए कोर्ट ने आरोप तय कर लिए हैं। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र का यह मामला है। 2 जन्म प्रमाण पत्र से जुड़ा यह मामला है। आजम खान की फिर से मुश्किलें बढ़ गई हैं। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में सांसद, पत्नी और बेटे पर चार्ज फ्रेम हुआ है। अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र का यह मामला है। 2 जन्म प्रमाण पत्र वाले मामले में अब्दुल्ला आजम खान के 2 जन्म प्रमाण पत्र आजम खान और उनके पत्नी थी तंजीन फातिमा द्वारा शरण करके एक राय मशवरा होकर बनवाए गए थे, जिसमें क्राइम नंबर 4/19, धारा 420, 467, 468, 471, 120 भी थानागंज में पंजीकृत था। उसमें आज तंजीन फातिमा, मोहम्मद आजम खान और अब्दुल्ला आजम पर चार्ज फ्रेम किए गए हैं और अगली तारीख उसमें 26 बयानों के लिए मुकर्रर की गई। अच्छा, क्या इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इनकी हुआ आजम खान के अब्दुल्ला आजम की? अब्दुल्ला आजम खान और आजम खान का जरिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मतलब बीच के द्वारा उनके बयान दिए गए थे, पूछा गया था। उनकी सहमति के बाद ही ये सब चार्ज की कार्रवाई मतलब न्यायालय द्वारा। जानकारी के साथ फहीम खान हमारे सहयोगी हमसे सीधा लाइव जुड़ रहे, उनसे बातचीत करते। फहीम, क्योंकि लगातार पिछले 1-1.5 साल से हम देख रहे हैं कि मुश्किलें आजम खान और परिवार की बढ़ती जा रही हैं। फिलहाल की क्या स्थिति है? क्या अगली तारीख में माना जाए कि फिर से अब्दुल्ला आजम या तंजीन फातिमा जेल जा सकती हैं? जी देखिए, जिस तरह से आज अब्दुल्ला आजम के मामले में 2 जन्म प्रमाण पत्र से, पहले थोड़ा सा समझना होगा, वक्त दीजिएगा मुझे जी। 2 जन्म प्रमाण पत्र, एक लखनऊ से बना था और एक रामपुर से बना था। और इसमें आकाश सक्सेना ने शिकायत की थी, जिसमें दोनों की जांच हुई थी। जांच में पुलिस की जांच में ये तथ्य सामने आया कि एक जन्म प्रमाण पत्र जो था वो फर्जी था। तो कुल मिला के जो उसमें मुकदमा दर्ज हुआ, उसके बाद लगातार उसमें अदालत में मामला चल रहा था। डे टू डे हेयरिंग के बाद उसमें जो इसमें एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल हुई। सबसे अहम जो बात है वो ये है कि इसमें सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल हुई जो 120 बी की थी, जिसको अदालत ने स्वीकार किया। ऑब्जेक्शन था आजम खान की तरफ से भी, लेकिन उसके बावजूद भी उस ऑब्जेक्शन को ना मानते हुए और कोर्ट ने उसे एक्सेप्ट किया। तो उसके बाद 120 बिल्कुल फहीम, नजर बना के रखिए, नजर बना के रखिए। इस मामले में आपसे अपडेट लेंगे क्योंकि मामला हाई प्रोफाइल है और लगातार जो है ये मामला चर्चा में रहता है, क्योंकि कई दिनों से पूरा मामला चल रहा था और अब अगली सुनवाई की तारीख भी दे दी गई। देखना होगा कि इसमें आगे कोर्ट क्या फैसला करता है। बढ़ते आगे, प्रयागराज पहुंची केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत करते हुए अनुप्रिया पटेल ने बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। अनुप्रिया पटेल ने कहा कि कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि लोगों के घर घर जाकर बीजेपी सरकार की योजनाओं का लाभ बताएं। वहीं सोराव, फूलपुर, सासो समेत कई चौराहों पर जन आशीर्वाद यात्रा भी निकाली गई। आशीर्वाद की यात्रा के माध्यम से हम सभी दोनों दलों के, अपना दल और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आम जनमानस के बीच पहुंचाएंगे और 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए जनता का आशीर्वाद लेने के लिए हम सभी निकलेंगे। अपना दल और भारतीय जनता पार्टी का संबंध अभी बहुत पुराना हो चुका है। 2014 से दोनों दल साथ में हैं और दोनों दलों के कार्यकर्ता आपस में समन्वय और संवाद स्थापित करके काम कर रहे हैं और इसका परिणाम भी आपने देखा है कि हमारी जो सामूहिक ऊर्जा है उसके कारण 2014 का चुनाव हो, 2017 का चुनाव हो या 2019 का चुनाव हो, जनता का भरपूर समर्थन हमें मिला।
अब बात बीजेपी की जन यात्रा की करते हैं, क्योंकि महोबा में भी जन यात्रा निकाली गई और केंद्रीय मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा ने मां बड़ी चंडिका देवी के दर्शन कर यात्रा की शुरुआत की। ये तस्वीर हम आपको दिखा दें। इस दौरान कार्यकर्ताओं को उत्साह बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि छोटे छोटे दुकानदारों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार की ओर से योजना बनाई जा रही है। बुंदेलखंड के कारीगरों के हाथ में वो कारीगरी है जो किसी और के हाथों में नहीं है। जन आशीर्वाद यात्रा किरतपुर से चलकर आज झांसी होते हुए आज महोबा में आई है। महोबा के साथ हमारे सांसद जी हैं, अध्यक्ष जितेंद्र जी हैं, हमारे यात्रा के प्रभारी रामकिशोर साहू जी हैं और अन्य हमारे पार्टी के पदाधिकारी चल रहे हैं। विशेष रूप से हम लोग इसे जन आशीर्वाद यात्रा है, उसका उद्देश्य है कि हम लोग स्वयं बुंदेलखंड क्षेत्र में जाके, क्योंकि बुंदेलखंड के नाते मुझे मंत्री बनाया गया है, मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है और मुझे केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में सूक्ष्म एवं लघु उद्योग मंत्रालय का दायित्व दिया गया है। तो उसी यात्रा के तहत हम लोग जनता का आशीर्वाद लेने आए, अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने आए, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का आशीर्वाद। अब बात एक बड़ी खबर की करते हैं तो एक बार फिर से एलपीजी सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। 25 रुपए दाम एलपीजी सिलेंडर के बढ़ा दिए गए हैं। यह आपको बड़ी खबर बता दें। इसको लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस भी लगातार महंगाई को लेकर सरकार पर हमले करने से नहीं चूक रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने एलपीजी सिलेंडर की कीमतें बढ़ाए जाने को लेकर सरकार पर करारा हमला बोल दिया है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके कहा है कि 1 जुलाई को रसोई गैस पर मोदी जी की सरकार ने 25 रुपए बढ़ाया, 17 अगस्त को फिर से 25 रुपए बढ़ा दिए गए। उज्ज्वला का सपना दिखाकर हर महीने रसोई गैस के दाम बढ़ाकर भाजपा सरकार की उगाही योजना फल फूल रही है। बता दें कि देश भर में एलपीजी सिलेंडर के दाम में 25 रुपए का इजाफा किया गया है। ये ट्वीट देखिए जो प्रियंका गांधी ने, जो महासचिव कांग्रेस के, उन्होंने किया है कि 1 जुलाई को रसोई गैस पर मोदी जी की सरकार ने 25 रुपए बढ़ाया, 17 अगस्त को फिर से 25 रुपए बढ़ा दिए। उज्ज्वला का सपना दिखाकर हर महीने रसोई गैस के दाम बढ़ाकर भाजपा सरकार की उगाही योजना फल फूल रही है। यह ट्वीट हम आपको बता दें प्रियंका गांधी ने आज किया है। एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ने पर उन्होंने कहा है कि सरकार की ये उगाही योजना है जो लगातार फल फूल रही है। तो कब कब सिलेंडर के दाम बढ़े जरा वो भी अब देख लीजिए। स्क्रीन पर आपके है। 4 फरवरी को 25 रुपए बढ़ते हैं, 14 फरवरी को 50 रुपए, 25 फरवरी को 25 रुपए बढ़ते हैं, 1 मार्च को 25 रुपए, 1 जुलाई को फिर 25 रुपए, 17 अगस्त को 25 रुपए बढ़ते हैं। यानी आज की वो तारीख जब 25 रुपए बढ़े हैं। योगी सरकार ने अपना अनुपूरक बजट पेश कर दिया है। 7,301 करोड़ का यह पूरा बजट पेश किया गया। सरकार कह रही है कि इससे विकास में तेजी आएगी। युवाओं के लिए 3,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। सरकार का विशेष तौर पर सबसे ज्यादा जो जोर है वो रोजगार पर है, क्योंकि विपक्ष इस बात को लेकर सरकार की आलोचना लगातार करता रहा है। अनुपूरक बजट में क्या कुछ खास रहा है, इस रिपोर्ट के जरिए समझने की कोशिश करिए। यूपी की योगी सरकार ने मानसून सत्र के दूसरे दिन विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश कर दिया। प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए विधानसभा में 7,301.52 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। वित्तीय मंत्री सुरेश खन्ना ने अनुपूरक बजट पेश करते हुए युवाओं को बड़ा तोहफा दिया। सुरेश खन्ना ने कहा कि युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजन करने के लिए 3,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। सूबे में रोजगार बड़ा मुद्दा है। विपक्ष भी बेरोजगारी को लेकर सरकार को घेरता रहा है, लिहाजा योगी सरकार इस बार युवाओं को लुभाने की कोशिश में दिखी। योगी सरकार के अनुपूरक बजट की खास बातों का जिक्र करें तो योगी सरकार ने युवाओं, महिलाओं और किसानों को तोहफा दिया है। प्रदेश के युवाओं को डिजिटली सक्षम बनाने के लिए अनुपूरक बजट की व्यवस्था की। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, बलिया लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए अनुपूरक बजट की व्यवस्था की गई है।
अयोध्या और वाराणसी में धार्मिक स्थलों के सौंदर्यीकरण के लिए भी अनुपूरक बजट की व्यवस्था की गई। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय के लिए भी प्रावधान किया गया है। पीआरडी जवानों के मानदेय में बढ़ोतरी। यूपी सहकारी चीनी मिल संघ की चीनी मिलों के लिए गन्ना किसानों के बकाये भुगतान के लिए अनुपूरक बजट की व्यवस्था की गई। इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा निधि योजना के अंतर्गत वकीलों के मानदेय, ग्राम प्रहरी और रोजगार सेवकों के मानदेय को लेकर भी प्रस्ताव रखा गया है। साथ ही छुट्टा गोवंश के रखरखाव को लेकर भी अनुपूरक बजट में व्यवस्था की गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि अनुपूरक बजट में खास तौर पर उन बातों पर ध्यान दिया गया है जो अत्यंत जन कल्याणकारी हैं या किसी योजना को पूरा करने के लिए हैं। उन्होंने कहा कि 4.5 साल की सरकार में जनता का नजरिया बदला है। योगी सरकार ने नए रिकॉर्ड बनाए हैं और पुराने कई रिकॉर्डों को तोड़ा भी है। बजट पेश करने से पहले समाजवादी पार्टी के विधायकों ने महंगाई, बेरोजगारी और किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की। नारेबाजी के चलते सत्र की कार्यवाही स्थगित भी करनी पड़ गई। जाहिर है योगी सरकार अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए अनुपूरक बजट के जरिए आम जनता को लुभाने की कोशिश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश कर दिया गया, लेकिन इस बजट पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपना रिएक्शन दिया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि यूपी विधानसभा में पेश अनुपूरक बजट राज्य की विभिन्न संकटों में घिरी गरीब और मेहनतकश जनता के लिए उम्मीदों का कम व दिल दुखा देने वाला ज्यादा दिख रहा है। अगर यूपी सरकार तमिलनाडु की तरह पेट्रोल की कीमत 3 रुपए कम कर देती तो करोड़ों जनता को महंगाई से थोड़ी राहत जरूर मिल जाती। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने अगले ट्वीट में कहा कि वैसे भाजपा सरकार ने जिस प्रकार से अंधाधुन वादे किए और घोषणाएं आदि किए हैं, उससे अनुपूरक बजट का सही प्रबंध नहीं होने से वो कागजी घोषणाएं ही बनकर रह जाएंगी। जबकि बीएसपी सरकार में घोषणाओं से पहले उसके लिए वित्तीय व्यवस्था जरूरी था। यही असली फर्क है बीएसपी और अन्य में। तो योगी सरकार के अनुपूरक बजट पर विपक्ष की क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, यह भी समझना जरूरी है। आइए सुनते हैं किसने क्या कहा। ये अनुपूरक बजट भी जो पिछला मुख्य बजट था 5 लाख करोड़ से ज्यादा का, उसी तरीके से सिर्फ झुंझुना साबित हुआ। अनुपूरक बजट में उत्तर प्रदेश के नौजवानों को बड़ी उम्मीद थी कि रोजगार को लेकर कोई प्रबंध सरकार ठोस मजबूत प्रबंध इस बजट में करेगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ धोखा मिला। उत्तर प्रदेश के महिलाओं को सबसे ज्यादा उम्मीद थी कि सरकार जो महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है उसको लेकर, सुरक्षा को लेकर कुछ बजट में प्रावधान होंगे, लेकिन वो भी हवाई साबित हुआ। 27% जो पिछड़ों को आरक्षण मिल रहा है उसमें बंटवारे को लेकर जो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट है, इन सब बिंदुओं पर चर्चा करने से सरकार भाग रही है। इस बात को लेकर के हम लोग सरकार से निवेदन कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि इस पे चर्चा करा लो, लेकिन सरकार बजट पेश करके सदन खत्म करना। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।